हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय साक्षी। तो आज हम आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं एक वीडियो सीरीज के साथ, जो कि हमारी एनबीएस की 5th वीडियो है एग्जाम एनालिसिस की। एनबीएस 2022 पीजीटी कॉमर्स एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं हम। उसके अंदर ये आपकी 5th वीडियो है। इससे पहले कि हम ये 4 वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो किसी ने भी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक गिवन है, आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, जाके वहां देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी दिए गए हैं। हर एक कंसेप्ट से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रिवाइज होते ही हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आपको क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, साथ में आपको उनके आंसर एक्सप्लेनेशन विद कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आई एम साक्षी चावला, और मैं यहाँ पर आपको पीजीटी कॉमर्स के रिलेटेड या कॉमर्स की जितने भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41th क्वेश्चन है, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की कौन सी अप्रोच ये कहती है कि लीडर्स क्या होते हैं, बोर्न होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ट्रेट अप्रोच, ग्रेट मैन अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच। तो हम बात कर लेते हैं, पहले इनके बारे में देख लेते हैं कि ये होती क्या है। ग्रेट मैन अप्रोच किसने दी थी? ग्रेट मैन अप्रोच दी थी जी थॉमस कार्ले ने 1840 के अंदर। ये अप्रोच क्या कहती है, ये सजेस्ट करती है कि जो लीडरशिप होती है वो इंट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक यानी कि आप बचपन से ही एक लीडर पैदा हो रहे हो, मीनिंग दैट लीडर्स आर बोर्न, कि जब आप पैदा हुए, जब आपका बर्थ हुआ, तभी से आप एक लीडर हो। एंड विल एमर्ज व्हेन कन्फ्रंटेड द एप्रोप्रिएट सिचुएशन। ऐसा उस सिचुएशन में होता है, जैसे कई बार ना हम कहीं कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वहां पर आपका इंट्रिंसिक क्या हो गया कि आप अपने आप को लीडर समझने लग जाते हो। तो ये मान के चलता है कि लीडर्स क्या होते हैं, बोर्न होते हैं, उन्हें कुछ भी सिखाया नहीं जाता। जैसे कोई सिचुएशन आएगी वो अपने आप लीडर वाला बिहेव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि लीडर्स बोर्न होते हैं। सेकंड है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच क्या कहती है? Given by Gordon Allport, the trait theory of leadership suggests that certain inborn or innate qualities and characteristics make someone a leader. These qualities might be personality factors, physical factors और intelligence factors and so on. यहाँ पर गोल्डन अल्पोर्ट ने बोला है कि कुछ एक क्वालिटीज होती है जो किसी पर्सन को लीडर बनाती हैं। उसकी फिजिकल क्वालिटीज हो सकती हैं, पर्सनल क्वालिटीज हो सकती हैं, उसके इंटेलिजेंस फैक्टर हो सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने 3 मेन कैटेगराइज किया है, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। इनके नाम आ सकते हैं अब नेक्स्ट टाइम पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा ट्रेट अप्रोच का पार्ट नहीं है। तो कार्डिनल भी है, सेंट्रल भी है और सेकेंडरी भी है, तो आपको तीनों ही पता है। क्लियर होगी बात। उसके बाद अब बिहेवियर लीडरशिप। बिहेवियर लीडरशिप क्या कहती है कि दिस थ्योरी फोकस ऑन हाउ लीडर्स बिहेव एंड अज्यूम दैट दीज ट्रेट्स कैन बी कॉपीड बाय अदर लीडर्स। यहाँ पर ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने वाली है कि इट सजेस्ट दैट लीडर्स आर नॉट बोर्न, दे कैन बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन लर्नड बिहेवियर। बिहेवियर लीडरशिप कहती है कि कोई भी लीडर अपने व्यवहार से होता है। हम पहले उनको सिखाते हैं कि किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करना है, उसके बाद वो लीडर के रूप में व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लीडर्स आर नॉट बोर्न, तो आंसर होगा बिहेवियर लीडरशिप। अगर पेपर में आ गया कि लीडर्स आर बोर्न, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेट मैन अप्रोच। नाम से सजेस्ट हो रहा है ग्रेट मैन कि भाई वो शुरू से ही ग्रेट पैदा हुआ है, तो ग्रेट मैन अप्रोच हो गया। लीडर बोर्न हो रहा है। अगर कहता है कि लीडर बोर्न नहीं होते, उनको बनाया जाता है, तो एक व्यवहार सिखा के बनाया जाता है, तो बिहेवियर लीडरशिप आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट वन इज सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच किसने दिया है? कैन ब्लैंचर्ड और पॉल हर्से ने इसको डेवलप किया है 1969 के अंदर। उन्होंने एक बोला है कि एक टैगलाइन है, अब ये पेपर में ये टैगलाइन आ सकती है कि वन साइज फिट्स ऑल। ये किस चीज से रिलेटेड है? तो आप बताओगे सिचुएशनल अप्रोच से रिलेटेड है। अब ये कहता है कि नो वन साइज फिट्स ऑल, कि भाई आपने बिहेवियर करना सिखा दिया कि किस सिचुएशन में कैसे व्यवहार करना है। तो वो कहता है कि सिचुएशनल लीडरशिप वो लीडरशिप होती है कि आप अपने अडेप्टिंग योर मैनेजमेंट स्टाइल, कि आप अपने यूनिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हर एक सिचुएशन अलग अलग होती है, उस हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप अपने व्यवहार को अडेप्ट करते हो, चेंज करते हो, ताकि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सको, और उस सिचुएशन के अंदर जब आप लीडर का रोल प्ले करते हो तो उसको कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप।
या सिचुएशनल अप्रोच। समझ में आया? यानी कि नो वन साइज फिट्स ऑल, कि एक तरीके से आपको ट्रेनिंग दे दी और आप एक तरीके से अगर आपको लीडर बना दिया तो आप सभी सिचुएशन में फिट नहीं हो सकते। आपको हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यवहार करना पड़ेगा, वो सिचुएशनल अप्रोच बताती है। आपको लीडर बनाया जाएगा, आप बोर नहीं होते, बिहेवियर लीडरशिप बताती है। ट्रेड थ्योरी कहती है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं। ग्रेट मैन कहता है कि भाई आप तो पैदा ही लीडर होते हो। तो ये है आपका लीडरशिप का कंसेप्ट। समझ में आया? तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा ग्रेट मैन अप्रोच। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड्स दैट आर फाल्सली क्लेम्ड टू बी जेन्युइन। गुड्स दैट आर फाल्सली क्लेम्ड टू बी जेन्युइन, कि ऐसी गुड्स जो फाल्सली क्लेम, झूठे दावे करती हैं ओरिजिनल होने के, उनको क्या कहा जाता है? तो क्या हम उनको डुप्लीकेट गुड्स कहेंगे, या स्पीरियस गुड्स कहेंगे, या सब स्टैंडर्ड कहेंगे, या अडल्टर्ड कहेंगे? कौन सी गुड्स कहेंगे? तो हम पढ़ लेते हैं पहले इसका कंसेप्ट क्या है। स्पीरियस गुड्स वो गुड्स होती हैं, मींस सच गुड्स और सर्विसेज विच आर क्लेम टू बी जेन्युइन, जो ओरिजिनल होने का दावा करती हैं लेकिन एक्चुअल में वो नहीं, ओरिजिनल नहीं होती। ये दो टाइप की होती है, काउंटरफेट प्रोडक्ट और पास ऑफ द प्रोडक्ट। काउंटरफेट प्रोडक्ट वो होते हैं जिनको हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट विच आर इमिटेटेड और फर्स्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट। जैसे आप शूज लेके आते हैं, फर्स्ट कॉपी एडिडास है, उसकी फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी, या आइडेंटिकल नेम, लोगो, ब्रांड नेम, कलर, पैकेजिंग के तरीके की मिल जाएगी। आप बैग लेके आ रहे हो, हैंडबैग हो गया, असेसरीज हो गई, परफ्यूम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है, जैसे फिलिप्स का आप हेयर स्ट्रेटनर ला रहे हो, उसी के जैसा ही कोई और ब्रांड वाले निकाल देंगे, सेम कलर सेम नेम से, या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज करके, माइनर चेंज करके क्या करते हैं, वो आपकी जैसी कंपनी का प्रोडक्ट बना देते हैं मार्केट में। लाइक एडिडास और नाइकी तो बड़ी फेमस है। जब हम एथलेटिक शूज की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी बताते हैं कि फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है। अभी पहली को जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो 10,000 का है, लेकिन आपको फर्स्ट कॉपी 2500 रुपए में दे रहे हैं। लाइक ब्राइडल लहंगे होते हैं, मनीष मल्होत्रा के का सेम फर्स्ट कॉपी डिजाइन बना के लोकल मार्केट में सेल कर देते हैं। दीज आर द काउंटरफेट प्रोडक्ट। और किसका पार्ट है ये? स्पीरियस प्रोडक्ट का, जिसको हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड है पास ऑफ द प्रोडक्ट। पास ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि यूज सिमिलर साउंडिंग और सिमिलर इन स्पेलिंग, दे स्पेल अलाइक और लुक लाइक। जैसे बिस्लरी की बोतल आती है, आप कभी भी ट्रेवल कर रहे हो, आपने सोचा चलो बिस्लरी लेते हैं, सेम वही कलर की बोतल, सेम डिजाइन, सब कुछ वही, बस नाम में फर्क है। बिलसरी और बिस्लरी, हम बिस्लरी खरीदते हैं, वो बिस्लरी दे बिलसरी दे के जाता है, कभी नोट करना। डुप्लीकेट प्रोडक्ट, पास ऑफ द प्रोडक्ट बोलते हैं जो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस हो, जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हो, जिसकी साउंडिंग भी लुक लाइक सेम होती है। ठीक है, पैकेजिंग, कलर, डिजाइन सब कुछ सेम होता है, तो ये भी स्पीरियस गुड्स का पार्ट होता है। उसके बाद सब स्टैंडर्ड गुड्स होती हैं। सब स्टैंडर्ड गुड्स होती हैं जो एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी नहीं है। जैसे कि आप लेके आ रहे हो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेफ्टी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए, लेकिन आगे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, सब स्टैंडर्ड गुड्स हो जाती हैं। अडल्ट्रेटेड गुड्स होती है अडेप्टेड गुड्स, जिसको चेंज वाली गुड्स बोलते हैं। मीन्स ए प्रोडक्ट दैट कंटेन एनी डिलीटरियस और हार्मफुल सब्सटेंस इन सफिशिएंट अमाउंट टू रेंडर इट इंजरीज टू कस्टमर, जिससे कस्टमर को नुकसान हो जाए, हार्मफुल प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हम केमिकल वाले ज्यादा यूज करते हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। समझ में आ? लाइक आपने देखा होगा एप्पल्स आते हैं, एप्पल के ऊपर कलर करके दे देंगे, या वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर इंजेक्शन लगा के उनको बड़ा कर दिया, या फिर आपके अदर जैसे बेकिंग सोडा है, या मिल्क आता है, या स्वीट्स आती हैं आपकी, उसके अंदर मिल्क पाउडर मिला देंगे। तो इस तरीके से मिलावट वाला सामान जो होता है उसको अडल्ट्रेटेड गुड्स बोलते हैं। सब स्टैंडर्ड होता है जो आपके एज पर सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है। स्पीरियस गुड्स के दो पार्ट होते हैं, काउंटरफेट और पास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका आंसर स्पीरियस गुड्स बन जाएगा। आप कहोगे मैम डुप्लीकेट गुड्स क्यों नहीं आया? तो क्योंकि यहाँ पर स्पीरियस गुड्स दिया गया था, डुप्लीकेट इज द पार्ट ऑफ स्पीरियस गुड्स। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क इज इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, देयर इज हाईली फ्लेक्सिबल। इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन सा होता है? तो यहाँ पर वेल नेटवर्क की पहले हम इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो एक प्रॉपर फ्लो के अंदर चलता है, बिना किसी रूल रेगुलेशन को ब्रेक किए हुए। समझ में आ? जैसे कि बॉस ने उसके नीचे वाले को ऑर्डर दिया, नीचे वाले ने उससे नीचे वाले को ऑर्डर दिया, उससे नीचे वाले ने उससे नीचे वाले को ऑर्डर दिया।
तो मीन्स दैट कि एक प्रॉपर हिरार्की को जो फॉलो करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन है, और जो प्रॉपर हिरार्की को फॉलो ना करते हुए अपनी बात किसी से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए बैठा है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। अब ये इससे डायरेक्ट बात कर सकता है, ये इससे डायरेक्ट बात कर सकता है, ये इससे ऐसे भी बात कर सकता है, ये ऐसे भी बात कर सकता है, ये ऐसे बात कर सकता है, ये ऐसे बात कर सकता है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब इसको इससे बात करनी है, ए को बी से बात करनी है, तो ये यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ बात करनी है तो ये यहाँ बात कर रहा है, इसको इससे डायरेक्ट बात करनी है तो ये बात कर रहा है, इसको डायरेक्ट इससे बात करनी है तो ये बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक व्हील नेटवर्क भी हो गया, व्हील यानी कि एक पहिया, और सर्कुलर भी हो गया, देखो आप सर्कल में है, ठीक है जी। चेन नेटवर्क भी हो गया ये। तो ये ऑल चैनल नेटवर्क कहेंगे यहाँ पर तीनों के तीनों नाम, कि ये ऑल चैनल्स नेटवर्क हैं जो कि फ्लेक्सिबल भी हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हैं और इनफॉर्मल भी हैं। समझ में आया? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जुडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन इज ₹1 crore बट नॉट एक्सीड ₹10 crore। वो कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग अगर हम कोई कंप्लेन डाल रहे हैं तो अगर उसकी कंसिडरेशन 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो हम कहाँ पर कंप्लेन करेंगे। तो आपको पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमारे 3 फॉर्म होती हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन। तो आप यहाँ पर जा करके अपनी क्वेरी कंप्लेन अपनी दायर कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ तक की कंप्लेन एंटरटेन की जाती है। स्टेट कमीशन के अंदर 1 करोड़ टू 10 करोड़ और नेशनल कमीशन के अंदर 10 करोड़ टू अबव। इससे पहले हम एक और चीज डिस्कस कर चुके हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के राइट कौन कौन से हैं। देयर वाज 6 राइट्स जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। 1986 का जो ये ओरिजिनल एक्ट था, इसको अमेंडमेंट करके 1986 वाले को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया, जिसको कोपरा भी बोलते हैं, COPRA। क्लियर, ये भी याद रखना। आप कोपरा आ जाए पेपर में, आप बोलोगे ये है क्या भला, तो ये कोपरा होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। CO कंज्यूमर, PR प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि कंज्यूम कैन बी फिल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेंट रिजाइड्स और वर्क। क्लियर है जी। इसके अंदर गुड्स के साथ साथ सर्विस की कंप्लेंट भी एंटरटेन की जाती है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वो कहता है कि ग्रोस प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 वाज 1,14,000। ग्रोस प्रॉफिट कितना दे रखा है मैम, 1,14,000 रुपए। वेरी गुड। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, आपको एक कमीशन रिसीव होती है 10,000 की। उसके बाद क्या है, सैलरी पे कर रहे हो 50,000 की, रेंट पे कर रहे हो 26,000 का, इंटरेस्ट ऑन लोन है 1,000 रुपीज का पे कर रहे हो आप, बैड डेब्ट्स 9,000 के हो रहे हैं। तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर। उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है इज अ कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आर टेकन आउट एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्सेस एंड सर्टेन वन ऑफ आइटम्स। वो कहता है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है आपका डे बाय डे के खर्चों का जो हम लेस करने के बाद जो बचता है, ग्रोस प्रॉफिट में से हम डे बाय डे के खर्चे लेस कर देंगे, जो बचेगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम डेट की कॉस्ट है, प्रेफरेंस का डिविडेंड है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये सब हम टैक्सेस है, ये सब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हम क्या घटाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रोस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम्स हम ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आएगा उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर क्या करेंगे, हमारे जो डेट है, डिवेंचर हमने ले रखे हैं उसका इंटरेस्ट लेस करेंगे, या लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट लेस करेंगे, टैक्सेस पे करने हैं वो लेस करेंगे, वो सब लेस करने के बाद जो आपका आएगा वो नेट प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ग्रोस प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग इनकम क्या है, आपको 10,000 की कमीशन मिली है, ऐड कर दी। उसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, बैड डेब्ट्स पे कर रहे हो। मैंने लोन का क्या बताया, लोन कब घटाएंगे, जब नेट प्रॉफिट निकालना होगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपका 39,000 क्या आ जाएगा बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंडिकेटिव एक्टिविटीज
that can be undertakes by a company under corporate social responsibility, जिसकी फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म है CSR, पेपर में आ सकता है। फुल फॉर्म क्या होगी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज पर कंपनीज एक्ट 2000 इज स्पेसिफाइड अंडर विच शेड्यूल? वो कहता है कि जो एक्टिविटीज की जाती हैं CSR की, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोसाइटी के लिए लगाना होता है। जैसे एक शांति आंवला की एड देखी होगी आपने, वो कहते हैं कोज रिलेटेड मार्केटिंग करते हैं। वो कोज रिलेटेड मार्केटिंग होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हो तो किसी ना किसी कारण से आप उसको एडवर्टाइज कीजिए, सोशल कारण से, ठीक है। तो जैसे वो शांति आंवला वाले ऐड करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, आपका जो पैसा होगा उसका 2% जाएगा शिक्षा की ओर। तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभा रहे हैं कि आप अगर 5 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसका 2% यानी कि 1 रुपए वो सोसाइटी में एजुकेशन के लिए खर्च कर रहे हैं। तो वो किस शेड्यूल में ये बात लिखी गई है? तो वो बोलते हैं कि शेड्यूल 6 के अंदर ये बात लिखी गई है। क्लियर? उसके बाद है जी एन इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक कागज का टुकड़ा जिसके थ्रू आप पैसा इशू कर रहे हो, पैसा सॉरी, आप उसको इशू करके आप पब्लिक से मनी कलेक्ट कर रहे हो। अगर उसको आप US डॉलर की फॉर्म में इशू करते हो, ठीक है मैम। इशूड अब्रॉड, फॉरेन में इशू किया है, किसके द्वारा? एक इंडियन कंपनी के द्वारा, टू रेज फंड, फंड रेज करने के लिए। इन सम फॉरेन करेंसी, किसी फॉरेन करेंसी में फंड रेज करने के लिए आपने एक पेपर इशू कर दिया जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट रखा आपने। लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन फॉरेन एक्सचेंज, जो कि फॉरेन एक्सचेंज पर ही लिस्टेड है, वहीं पर ही ट्रेडेड हो रहा है। किसी भी फॉरेन एक्सचेंज कंपनी, फॉरेन करेंसी के अंदर आपको क्या है? फंड रेज करना है, और जिसकी डिनोमिनेशन US डॉलर की है। इन सभी फीचर्स को मिला करके क्या बनता है? उसको क्या बोलेंगे? उसको GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। उसके अलावा मैं बता देती हूँ ADR क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और FCC भी होता है आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। IDR होता है आपका इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आप इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। ये एक सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो फॉरेन करेंसी में इशू किए जाते हैं डीलिंग करने के लिए अलग अलग फीचर्स के साथ। इसके हम डिटेल्ड वीडियो डालेंगे, वहां पर हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो अभी के लिए याद रखिए इनकी फुल फॉर्म्स। उसके बाद है वेयर हाउस दैट आर लिस्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट imported goods prior to payment of tax and custom duty are called। इसकी भी हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। टाइप ऑफ वेयर हाउसेस के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाकर के इन चारों वेयर हाउस को डिटेल में देख सकते हैं। 5 से 6 मिनट की वो वीडियो आपको वहां मिलेगी। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? जहां पर आप गुड्स को स्टोर करते हो। तो ऐसे वेयर हाउस जो कि यानी कि फॉरेन कंट्री से माल आया हमारा, इंडिया के अंदर आ गया, इंडिया के पोर्ट पे आ गया, ठीक है जी, हम अगर उसको अपना उतार के खुद के गोडाउन में रख लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें सरकार को क्या पे करनी होती है जी? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी पे करने से पहले सरकार क्या कहती है? भाई तुम माल नहीं ले जा सकते, पहले उसको हमारे गोडाउन में रखो जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं देते। तो सरकार हमारा माल क्या कर लेती है? बॉन्ड कर लेती है। तो वो कौन से वेयर हाउस में रखा हुआ माना जाएगा? बॉन्डेड वेयर हाउस में, कि जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं भरोगे तब तक सरकार आपका माल आपके गोडाउन में आने नहीं देगी, वो अपने गोडाउन में रखवा लेगी। आप कस्टम ड्यूटी दो और अपना माल ले लो। तो वो कौन से वेयर हाउस में रखा जाता है जी? बॉन्डेड वेयर हाउस में। उसके अलावा जो प्राइवेट वेयर हाउसेज होते हैं आप अपने खुद बनाते हो। पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं लाइक लोकेलिटीज के अंदर बना दिए जाते हैं। गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज होते हैं। इसकी डिटेल आप उस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द कन्वर्जन फैक्टर अंडर करंट परचेजिंग पावर मेथड। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है कि जब आप क्या कर रहे हो, आप ट्रेडिशनल अकाउंटिंग करते थे, बुक्स में रिकॉर्ड करते थे हिस्टोरिकल बेसिस पर। लाइक 10 लाख की मशीनरी खरीदी 1996 में खरीदी थी, आज हम 2022 की बात कर रहे हैं। तो क्या मशीनरी का प्राइस सेम है? नहीं मैम, सेम तो नहीं है। इवन हम फॉरेन से डीलिंग कर रहे हैं, कल डॉलर की वैल्यू कुछ और थी, आज डॉलर की वैल्यू कुछ और है। तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब टाइम की एडजस्टमेंट करके कन्वर्ट करके टाइम फैक्टर के साथ एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं वहां पर। तो उसने एक मेथड बोला है करंट परचेजिंग पावर मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग जब आप कन्वर्जन करते हो, यानी कि जो पुराने टाइम पर जो आपकी बुक्स में एंट्रीज थी उसको आप न्यू एंट्रीज में कन्वर्ट करते हो, तो आप
क्या फॉर्मूला यूज करते हो, तो आप यूज करोगे प्राइस इंडेक्स एट द एंड ऑफ करंट पीरियड अपॉन प्राइस इंडेक्स एट द हिस्टोरिकल पीरियड। समझ में आ कि करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। अगर आपको इनकम टैक्स याद हो तो हम जब कन्वर्ट करते थे तो वो ऐसे ही करते थे ना, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, करंट ईयर का पीरियड अपॉन बेस ईयर मतलब हिस्टोरिकल। तो ये वही फॉर्मूला है यहाँ पे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? पहले तो समझिए कि डेट कवरेज रेशियो होता क्या है। ये होता है कि जब कंपनी ने क्या करना है, ये फर्म की पोजीशन को मेजर करता है कि फर्म के पास कितना कैश अवेलेबल है कि फर्म अपने करंट के डेट ऑब्लिगेशन को मीट कर सके। कि फर्म ने जैसे लोन ले रखा है, डिबेंचर इशू कर रखा है, तो उसके लिए फर्म के पास कितना अवेलेबल कैश है, कैश अवेलेबल है ताकि फर्म अपने लाइबिलिटीज का, अपने डिबेंचर्स की पेमेंट कर सके। उस चीज को चेक करने के लिए हम DSCR यानी कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइड बाय, में इसको डिवाइड किससे कर देंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अजम्पशन ऑफ नीड हियरार्की थ्योरी गिवन बाय मास्लो। तो मास्लो की एक नीड हियरार्की थ्योरी है, तो वो थ्योरी क्या दी गई है आपको? 5 स्टेजेस दी गई है मास्लो की थ्योरी के अंदर। सबसे पहली स्टेज क्या होती थी, बोलो बोलो? सबसे पहली स्टेज होती थी मैम फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान। अगर आपको मिल रहा है टाइम पर तो वेल एंड गुड है। फिर आपकी नीड्स, यानी कि ऐसे करते करते आपकी 5 नीड्स होती थी। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इस थ्योरी की अजम्पशन नहीं है। क्लियर? तो हम बात कर लेते हैं। पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड, ये अजम्पशन है हमारी, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा व्यवहार होता है वो किस पर निर्भर करता है? हमारी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर हमारे पास रोटी कपड़ा ही नहीं है तो हम सोशल नीड्स का क्या करेंगे? सोशल नीड पूरी हो गई तो हम सेफ्टी नीड का क्या करेंगे? हम एस्टीम नीड का क्या करेंगे? हमारा जो व्यवहार है ना, हमारी जरूरत पर निर्भर करता है। किसी पर्सन के पास अगर बेसिक खाने के लिए रोटी नहीं है तो वो एस्टीम नीड को पूरा करके क्या कर लेगा? समझ में आ? दूसरा कहता है कि नीड्स आर ऑन हिरारिकल ऑर्डर, बिल्कुल पहले फर्स्ट पूरी होगी तो हम सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे, फिर हम फिफ्थ पे पहुंच जाएंगे। तो एक हिरारिकी में जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हिरारिकल ऑर्डर में चलती है, सेकंड हो गई, बिल्कुल ठीक है। इस सेटिस्फाइड नीड मोटिवेट्स ए पर्सन, ये गलत है। कभी भी सेटिस्फाइड नीड आपको मोटिवेट नहीं करेगी कोई काम करने के लिए। भूख लगी है तभी खाना खाओगे ना, ऐसे तो नहीं है कि खाना खा लिया पेट भरा हुआ है सेटिस्फाइड हो फिर भी खाना खाना है, वो चीज नहीं होती कभी भी। अनसेटिस्फाइड आएगा यहाँ पर। अनसेटिस्फाइड होता कि आपकी कोई भी नीड ऐसी है कि जो सेटिस्फाइड नहीं है, तभी वो आपको मोटिवेट करेगी काम करने के लिए। भूख लगी है तभी तो खाना खाओगे ना, अनसेटिस्फाइड नीड है, खाना नहीं मिला अब तक। अगर पहले ही मिल रखा है, सेटिस्फाई है, तो क्यों खाओगे खाना? तो वो चीज है। फोर्थ देख लेते हैं हम। ए पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हियरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। मैंने अभी तो बोला ना कि एक हियरार्की में चलती है कि नीचे वाली नीड सेटिस्फाई होगी तभी हम ऊपर वाली में जाएंगे। इसका ये डायग्राम देखिए। फिजियोलॉजिकल नीड होती है रोटी कपड़ा मकान, एक हियरार्की में चल रही है ना, अभी हमने बात की। पहले ये सेटिस्फाई होगी तभी हम इसकी बात करेंगे, फिर हम इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद सेफ्टी नीड, एक टाइम पर हमें सेफ्टी की भी जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद सोशल बिलोंगिंग, कि हमारे समाज में रिश्ते भी अच्छे हों। सेफ्टी का मतलब ऐसे नहीं कि कोई मार देगा। हम जॉब के अंदर रह रहे हैं तो हमारी जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जैसे आपने देखा होगा गेस्ट में जॉब मिल गई, ठीक है, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तो होता है ना कि परमानेंट नहीं है, कहीं ना कहीं सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, कभी भी निकाल दें तो क्या होगा? तो उस केस में क्या कहता है कि फिजियोलॉजिकल नीड आपको रोटी कपड़ा मिल गया, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी है, आपकी जॉब भी सिक्योर है। जॉब सिक्योर है तो आप सोचते हो कि चलो सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे होने चाहिए, लिंक्स मैटर करते हैं, तो आप अपने लिंक्स बनाना स्टार्ट कर देते हो सोसाइटी में। स्टीम नीड होती है, आप ये सोचते हो कि लिंक्स बन गए, ठीक है, अब मेरे को और अच्छी पोजीशन मिल जाए, मेरा प्रमोशन भी हो जाए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है कि जो आप चाहते हो कि आपको वही मिल रहा है। मेरे को बनना था टीचर, टीचर में मैं बन गई गेस्ट लेक्चरर, मुझे बनना था प्रोफेसर, यानी कि कहीं ना कहीं क्या आप जो चाहते थे मैं वो मुझे मिला। तो इस तरीके से अनसेटिस्फाइड नीड से ही हम सेटिस्फाई, वो अनसेटिस्फाइड नीड हमें मोटिवेट करती है, सेटिस्फाइड नीड हमें कभी भी मोटिवेट नहीं करती है। तो ये हमारे अजम्पशंस थी और ये हमारी मास्लो की थ्योरी थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म।
पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है? जहां पर टू और मोर पर्सन मिल करके लाभ कमाने के उद्देश्य से एक बिजनेस करते हैं, जहां पर सबका उद्देश्य क्या होता है? लाभ को अर्जित करना, यानी कि प्रॉफिट कमाना होता है। उसके लिए वो अपने आप की एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं खुद को, और सभी एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। इनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है जी। तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि विच ओवर ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कि दोबारा से फ्रेम करना एक पार्टनरशिप फर्म को। तो किस किस कारण से हम दोबारा से फ्रेम करते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म? तो सबसे पहला जो हमें दिया गया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डिसोल्यूट होती है, मान लीजिए कब डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप? डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन होना। तो कब समापन होता है? जब या तो कोई नया पार्टनर आ रहा है एडमिशन के टाइम पर, या रिटायरमेंट के टाइम पर, या डेथ के टाइम पर पार्टनर की। अब एडमिशन है तो पहले ए और बी दो ही पार्टनर थे। अब मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर थे पहले, अब मान लीजिए सी भी आ गया, तो पहले ए 1:1 में शेयर कर रहे थे, हो सकता है वो अब क्या कर रहे हैं, 1:2 में शेयर कर रहे थे मान लीजिए। अब सी आ गया तो उनकी रेशो चेंज हो जाएगी। तो इनकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया और रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और एक नई पार्टनरशिप फर्म बन गई। तो इसमें तो होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसने बोला ना डज नॉट, कि इनमें से किस सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता? तो पहली सिचुएशन में होता है। डेथ के टाइम पर भी मैंने आपको बताया होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये भी है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। मैंने अभी बताया ना कि इनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो जाएगा, तब भी नई पार्टनरशिप फॉर्म जनरेट हो जाएगी। तो डेथ के टाइम पर है, रिटायरमेंट के टाइम पर है, लेकिन इस टाइम पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब फर्म का ही समापन हो गया तो पार्टनरशिप करके कर क्या लोगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पर रिकॉन्स्टिट्यूशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन दो अलग अलग बातें होती हैं। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब है कि दो पार्टनर हैं, एक तीसरा आ गया, तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म तो चल रही है ना। पार्टनरशिप का तो डिसोल्यूशन हुआ है, यानी कि पहले दो पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, अब तीसरा और आ गया, तो पुराने वाली पार्टनरशिप खत्म होकर के अब तीनों में नई पार्टनरशिप बनी। नई पार्टनरशिप बनी मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पहले तीन लोग कर रहे थे, एक चला गया, दोनों में नई पार्टनरशिप बनी मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जब पार्टनरशिप फॉर्म ही बंद हो जाएगी, तीनों के तीनों अपने अपने अलग हो गए, तो बस फिर क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन होना? फिर कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। किस एक्टिविटी पर या किस ऑर्गेनाइजेशन पर जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो अप्लाई नहीं होते? तो आपका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आंसर आ जाएगा। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द कॉमन प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई होते हैं, लेकिन वो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो इन पर अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन यूज्ड फॉर केमिकल प्रोडक्ट। तो केमिकल प्रोडक्ट के लिए कौन सा मेथड अप्लाई होता है? तो आपका प्रोसेस कॉस्टिंग आंसर हो जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? जब आपका प्रोडक्ट अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है, तो वहां पर जिस कॉस्टिंग को अप्लाई किया जाता है वो होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, कोकोनट की हमें क्या बनानी है, एक मिठाई बनानी है। तो हमने पहले कोकोनट लिया, फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज में क्या किया, उसको उसकी ग्रिलिंग की होगी, ग्राइंडिंग की होगी उसको। उसके बाद में उसको फर्दर प्रोसेस के लिए, स्वीट मेकिंग के लिए भेजा होगा। तो वो अलग अलग प्रोसेस से होकर निकला है ना। या फिर आप बेस्ट एग्जांपल कॉटन का भी ले सकते हो। पहले खेत से हम कपास लेकर के आए, फिर उसको फैक्ट्री में डाला, फैक्ट्री में उसकी बिनिंग हुई अच्छे से, फिर उसकी धागा वगैरह बनाया गया, थ्रेड बनाने के बाद फिर उससे आगे की प्रोसेस के बाद फिर कपड़ा बनता है। तो अलग अलग प्रोसेस से निकलती है। इसी तरीके से केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल वगैरह लगा लो आप, ये क्या होते हैं, अलग अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से होने के बावजूद फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग होती है आपकी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को लाने पर जो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बनाने पर जो कॉस्ट लगती है उसको मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। जॉब कॉस्टिंग होती है आपकी एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट हो गई। जैसे आपको मैरिज के लिए अपने कार्ड, इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवाने हैं, तो वहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन का ही एक कार्ड बनता है ना। जैसे कि मिस्टर ए की शादी है तो मिस्टर ए के नाम से ही बनेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि जो मिस्टर ए का कार्ड है वही सबके पर्टिकुलराइज कर देंगे सबको। ऐसा नहीं होता, जनरलाइज नहीं कर सकते।
उसके बाद है जी, which of the following account is debited at the time of payment of tax deducted at source? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स समझिए क्या होता है, आप टीडीएस बोल देते हो जनरल लैंग्वेज में। टीडीएस क्या होता है कि जहां पर कमाया वहीं की वहीं आपका टैक्स डिडक्ट हो गया। सबसे बेस्ट एग्जांपल है केबीसी। आप केबीसी के साइट पे गए खेलने के लिए, वहां पर 10 लाख रुपए जीत गए, 10 लाख रुपीज जीते तो उन्होंने क्या आपको 10 लाख रुपए दे दिए, वहां पर 30% टैक्स डिडक्ट करके आपको आपके पास मनी ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो आपके पास 30% डिडक्ट कर लेंगे तो 7 लाख रुपए आपको मिलेंगे। जो 30% डिडक्ट हो गए, दिस इज योर टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट सोर्स का मतलब जिस सोर्स में जिस सेट पर कमाया तो वहीं की वहीं टैक्स डिडक्ट हो गया। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा जी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो बेटा अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा बुरा जो भी कमेंट हो, बस आपकी फीडबैक मुझ तक पहुंचती रहेगी। दिस मीन्स अ लॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, समझ में आ। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरी पेमेंट होती है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।